नाज़रीन, बड़ा इकदाम सामने आ रहा है। जर्मनी की जानब से इजराइल के लिए असलहा सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा इकदाम है क्योंकि जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा सपोर्टर है इजराइल का। नैरेटिव के हवाले से, मिलिट्री सपोर्ट के हवाले से दूसरा मुल्क जिसने सबसे ज्यादा असलहा इजराइल को दिया है वो जर्मनी है। तो जर्मनी की जानब से ये इकदाम उठाया जाना पहला काइंड ऑफ प्रैक्टिकल इकदाम है जो जर्मनी की जानब से उठाया गया है, और सबसे बड़े इत्तेहादी की जानब से ये इकदाम उठाया जाने का मतलब यह है कि जर्मनी के लिए भी अब प्रेशर जो है अफोर्ड करना नामुमकिन हो चुका है। तो बाकी ज़ाहिर है कि वो किस तरह से अफोर्ड करेंगे, तो इसके ऊपर इजराइल काफी ज्यादा जो है वो चीखो पुकार कर रहा है। और थोड़ी देर बाद जो है वो समुद्रिच और बैन गवर और ये सारे इंतहाबसन टोला जो है वो जर्मनी को भी तानो तशनी करना शुरू कर देगा। लेकिन जर्मनी ने बहरहाल ये इकदाम जो है वो उठा दिया है, और ग्लोबल बैकलैश जो है वो नेतन्याहू और इसके टोले के खिलाफ आ रहा है। इजराइल की पॉलिसीज अगेंस्ट गजा, उसके खिलाफ जो है वो ग्लोबल बैकलैश आ रहा है। और यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने यह कहा है कि इजराइल अपने इकदाम से पूरे यूरोप को खोने जा रहा है, क्योंकि 12 वार्निंग्स के बावजूद इजराइल रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरा यूरोप लूज करने जा रहा है इजराइल, और बड़े प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, वेस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में, खासकर जो ग्रीस है वहां पर एक अजब फिनोमेना देखा जा रहा है। और ग्रीस के अंदर एक नेशन वाइड जो प्रोटेस्ट है उनका आगाज किया जा रहा है फलस्तीन के लिए। ये डिफरेंट बात है ना कि यानी किसी एक कैपिटल के अंदर नहीं, किसी एक सिटी के अंदर नहीं, नेशन वाइड जो प्रोटेस्ट हैं वो वहां पर जनाब अली शुरू कर रहे हैं ग्रीस। और अभी वहां से इजराइल ने अपना सिफारत खाना भी खाली किया है, तो वहां पर इनको बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट का सामना है। और जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं एक दूसरे के साथ राब्ते भी कर रहे हैं, एक दूसरे के दौरे भी कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो गजा में मजीद अग्रेशन करने जा रहा है। तो काफी राब्ते और मुलाकातें और दौरे इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इजराइल की जो नए प्लान हैं उसमें इजराइल किस हद तक कामयाब होगा और मामला किस तरफ जाएंगे, इसकी ताजा तरीन जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगाज करेंगे जर्मनी से, जो एक बड़ा इकदाम उठाया गया है, काइंड ऑफ आप कहें कि पहला एक अमली इकदाम, जिसको बातों से हटकर, कंडेमनेशंस और स्टेटमेंट से हटकर जर्मनी की जानिब से। और यह वाज़ेह था कि जब वो देखे ना, जब यूरोपियन कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वहां पर क्राइम्स हो रहे हैं, तो फिर आगे यही मुतालबा आएगा ना, तो फिर कोई इकदाम इजराइल के खिलाफ उठाया जाए। तो जर्मनी की गवर्नमेंट ज़ाहिर नहीं चाहती कि इजराइल के खिलाफ कोई इकदाम उठाया जाए, लेकिन अब उनके पास चारा कोई नहीं है, क्योंकि इजराइल ने रुकने की बजाय वो मजीद आगे बढ़ने का ऐलान किया है। और यूरोप के लिए यह बात भी बड़ी अहम है कि यूरोप पावरलेस साबित हो रहा है। जब यूरोप कहता है कि यह सही नहीं है, इजराइल गलत कर रहा है, तो इसका मतलब यूरोप के पास ये लेवरेज ही नहीं है कि वो इजराइल को रोक सके। अगर यूरोप इजराइल को नहीं रोक सकता तो यूरोप की दुनिया में माननी किसने है? तो ये एक बहुत बड़ा उनकी ताकत के ऊपर सवाल उठ गया है। जर्मनी हाल्ट्स मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू इजराइल ओवर गाजा एक्सपेंशन प्लान। जर्मनी बार्स मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इजराइल फॉर यूज इन गाजा, चांसलर सेज। जर्मन चांसलर जो है वो सस्पेंड ऑल अप्रूवल्स फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट दैट कुड बी यूज्ड इन गाजा फॉलोइंग इजराइल डिसीजन टू टेक ओवर गाजा सिटी। जर्मन गवर्नमेंट जो है वो इससे भी ज्यादा मजीद टफ स्टांस और इकदामात इजराइल के खिलाफ लेने जा रही है। अच्छा, अब आप जरा जो नेदरलैंड की स्टेटमेंट आ रही है वो जरा देखिए। डच फॉरेन मिनिस्टर, नेतन्याहू's गवर्नमेंट इज लूजिंग ऑल ऑफ द यूरोप। नेतन्याहू की जो हुकूमत है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि वो सारे के सारे यूरोप को लूज करने जा रही है। यानी ये कितनी बड़ी बात है कि एक दो मुल्क नहीं, पूरा यूरोप। और उसकी बुनियादी वजह देखें, स्पेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड, ये ममालिक जब वो काफी आगे जा चुके हैं। फ्रांस और ये सारे ममालिक रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं। ग्रीस में अलग तरह के मुजाहरे हो रहे हैं। तो यूरोपियंस के ऊपर प्रेशर, यानी इजराइल ने चूंकि एग्रेशन का एक्सपैंड करने का ऐलान किया है, तो इधर भी जो प्रेशर है वो बढ़ना है यूरोपियंस के ऊपर। तो इसलिए आज ये जो जर्मनी का इकदाम सामने आया है ये उस प्रेशर ही का नतीजा है। तो इसलिए यूरोपियन गवर्नमेंट्स के लिए इजराइल के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारी बात नहीं है, नेदरलैंड ये कह रहा है कि इजराइल पूरे यूरोप को खोने जा रहा है। और ग्रीस में देखिए, प्रो पैलेस्टाइन एक्टिविस्ट प्लान नेशन वाइड डे ऑफ रेज ओवर इजराइल्स गाजा ऑफेंसिव। उन्होंने इस दिन को डे ऑफ रेज का नाम दिया है, जो वो नेशन वाइड जब वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। यह अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोटेस्ट है जो किसी यूरोपीय मुल्क के अंदर हो रहा है, किसी एक शहर में नहीं, नेशन वाइड। और डे ऑफ रेज उसका नाम रखा गया है। और स्लोवेनिया जिसने असलहा भी बंद कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं जो इजराइल जो है वो ऑक्यूपेशन की बात कर रहा है। और ग्लोबल बैकलैश जो है वो इस वक्त आ रहा है नेतन्याहू के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। न्यूयॉर्क टाइम, नेतन्याहू ब्रॉडली क्रिटिसाइज्ड एट होम एंड अब्रॉड आफ्टर न्यू गाजा प्लान। नेतन्याहू एट होम भी शदीद तनकीद का निशाना बन रहा है, एंड अब्रॉड भी, पूरी दुनिया में भी। द गार्डियन का लिख रहा है, इजराइल्स गाजा सिटी प्लान जो है वो स्पार्क्स ग्लोबल कंडेमनेशन और विद वार्निंग्स ऑफ मोर डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग्स। अच्छा, इसी दरमियान रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, जो डेमोक्रेट्स हैं
वो भी ज़ाहिर है कि इजराइल के सपोर्टर हैं, यानी दो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन जो ट्रंप की पार्टी और डेमोक्रेट जो बाइडेन की पार्टी है। दोनों पार्टीज की हुकूमत इन 22 महीनों में रही है, पहले डेमोक्रेट्स की और अब रिपब्लिकन्स की, दोनों सपोर्टर हैं इजराइल के। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट्स जो हैं वो खासकर अपनी जो पॉलिसी है उसमें बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है। डेमोक्रेट्स स्लो शिफ्ट ऑन गाजा, सिंबॉलिक आर स्टेप फॉरवर्ड। न्यूयॉर्क टाइम्स को डिस्कस कर रहा है कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है या नहीं, वो हकीकत में आगे बढ़ रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक बड़ा शिफ्ट जब वो डेमोक्रेट्स में देखा जा रहा है, और इसकी जो सबूत है वो जो ताजा एक वोट हुआ है सेनेट के अंदर, जिसमें बर्नी सैंडर्स जब रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सेनेटर एमी हैं जिसमें ये सीनियर फिगर हैं इन द पार्टी, और फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रही हैं, तो इन्होंने इस पॉलिसी के हक में वोट दिया कि इजराइल के लिए असला सप्लाई जब रुकनी चाहिए। इस पॉलिसी के हक में वोट दिया है, यानी पार्टी की इतनी बड़ी हाई फिगर के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रही हैं। और सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनली प्रो इजराइल जो उनका नैरेटिव है, पोजीशन है, होल्ड बाय मोस्ट टॉप डेमोक्रेट्स। एक रिवायती जो पॉलिसी है प्रो इजराइल पॉलिसी, उससे एक शिफ्ट जब नजर आ रहा है। फाइनली और स्लोली चेंजिंग द माइंड्स ऑन इजराइल। डेमोक्रेट्स है वो फाइनली चेंजिंग देयर माइंड्स ऑन इजराइल, और recent decisions made by Democrats in opposition to the Israeli war and genocide, indicating their divergence from the Washington's long-standing and unrelenting support for Israel। तो नजर आ रहा है कि वो एक long-standing जो सपोर्ट, और जिसमें आप देखिए जो जैक सल्लिवन है वो भी तो उसने भी लिख दिया कि यहां पर जो है वो जंगबंदी होनी चाहिए और इजराइल अपनी ही सिक्योरिटी के खिलाफ इकदाम उठा रहा है। Observer says के growing rift between the democratic leaders and their vote base, और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लीडर्स और जो वोट बेस है उसमें बड़ा फर्क पैदा हो रहा है। जो अमेरिकन अवाम है वो कुछ और चाहते हैं, लेकिन उनके लीडरान तो कुछ और कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन है वो तो फलस्तीन के साथ खड़ी है, एंटी वॉर है, वो जंग नहीं चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हंगामी तौर पर मिस्र पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले जो उन्होंने डिस्प्लेस करना है वो मिस्र में करना है। तो मिस्र पहुंच रहे हैं टर्की के फॉरेन मिनिस्टर, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर फिदान टू विजिट इजिप्ट टू डिस्कस इजराइल गाजा प्लान, और इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्ट्री कंडेम्स इजराइल डिसीजन टू ऑक्युपाई गाजा स्ट्रिप। अब ये मिस्र जो है इसने जो $35 बिलियन की लार्जेस्ट एवर डील की है, तो अफसोस इस बात का है कि इसने उसको कंडीशन भी नहीं किया कि चलो डील करनी थी तो इसको कंडीशन कर लेते कि हम डील करेंगे और बदले में सीजफायर की तरफ इजराइल बढ़े। इतनी बड़ी आप $35 बिलियन की डील इस मौके पर आप दे रहे हैं, तो उसको कम से कम कुछ तो मनवा लेते इजराइल से। तो अनकंडीशनल डील है वो इजराइल के साथ की। अब जनाब पहुंच रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, क्या मतलब क्या उधर उनके साथ डीले कर रहे हो और इधर बैठकर कंडेम कर रहे हो? तो इसी आप जब भी नेतन्याहू मीडिया के ऊपर आता है उसकी एक ना रुकने वाली हंसी होती है, उसके चेहरे पर बाकायदा इबलीस देखा जा सकता है, और वो हंस रहा होता है, अरबों के बयानात पर भी हंस रहा होता है और दुनिया के इकदामात पर भी हंस रहा होता है कि पसे पर्दा तो जिस तरह से ये मिन्नत तरले कर रहे होते हैं इजराइल से, जिस तरह से उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और असलहा दे रहे हैं और तिजारत कर रहे हैं, और अवाम को सिर्फ प्रेशर को कन्फ्रंट करने के लिए ये इजराइल के खिलाफ बयान देते हैं। तो मिस्र जब कंडेम कर रहा है मिस्र 22 महीनों के बाद मिस्र जब वो कंडेम कर रहा है, लेकिन यानी पॉलिसीज अगर वो करनी हो तो वो इफेक्टिव है और वो तय भी पा जाती है। इतनी बड़ी डील तय हो गई, लेकिन गजा डील तय नहीं हो रही। बाकी हर चीज तय हो रही है, लेकिन गजा पर तय नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको कहा कि फलस्तीनियों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इन अरब ममालिक ने इवन अटेम्प्ट भी नहीं की अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की। इन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं की। ये जो पहले से पॉलिसी लेकर बैठे हुए हैं बस उसी के मुताबिक ये चली जा रहे हैं। इन्होंने अभी तक ये शो नहीं करवाया, अभी तक इस चीज का मुजाहरा नहीं किया और ना अमेरिकन को कन्वे किया कि हम अपनी पॉलिसी बदल देंगे। इन्होंने ये भी नहीं किया। देखना वो तो उसी तरह से इकोनॉमिक डील्स करते चले जा रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी में कोई शिफ्ट नहीं है। तो ये बहरहाल वक्त साबित करेगा कि ये इनका बहुत बड़ा डिजास्टर था और बहुत ही गलत पॉलिसी को इन्होंने परसू किया। अच्छा, अब देखिए इजराइल कैसे फेल होगा। गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम, हैरेट्स, इन सब की रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। हैरेट्स, द गार्डियन के पहले देखिए, इजराइल्स मूव टू टेक ओवर गाजा कुड बी अ रेसिपी फॉर परपेचुअल वॉर्स। एक एंडलेस वॉर्स, एक के बाद एक जंगें यहां पर होती रहेंगी इस पॉलिसी के तहत। और इस फैसले से इजराइल के ऊपर ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आएगा और कुड लीड टू द मैसिव इंक्रीज इन पैलेस्टीनियन सिविलियन डेथ्स। और नेतन्याहू की गार्डियन लिखता है कि हिस्ट्री है कि वो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया है उसने, एंडलेस एक्यूजेस कि इजराइल जो है वो उसको कभी अपनी कमिटमेंट जो ओस्लो अकॉर्ड में हुई थी उसको नहीं मानना है। तो बुनियादी बात हम ये पहले भी कर चुके हैं कि असल मामला शुरू कहां से होता है। नेतन्याहू जब आया है तो 90s में जब पहली बार ये पीएम बना है, तो इसने कहा कि हमने जो लैंड ले ली है
वो कभी वापस नहीं करेंगे और कोई फलस्तीनी रियासत हम यहां पर नहीं बनने देंगे। इसने ओस्लो अकॉर्ड की मुखालफत की और जो ओस्लो अकॉर्ड में जिस वक्त जो इजरायली वज़ीर आज़म था उसको मारने में भी वहां पर इल्जाम लगता है कि नेतन्याहू ने इंसाइट किया था हमलावर को। तो यह पॉलिसी वहां से चली आ रही है कि ना जो लैंड कब्जे में लिया वो वापस देंगे और ना ही ओस्लो अकॉर्ड वाली कमिटमेंट कभी पूरी करेंगे फलस्तीनी रियासत की तरफ, कभी भी नहीं। और ये दहाइयों से लॉबिंग करता चला आ रहा है कि जो फलस्तीनी रियासत है ये थ्रेट होगी इजराइल के लिए। तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स क्या है कि इजरायली डिसीजन टू सीज फुल कंट्रोल ऑफ गाजा एक रैकलेस और एक डिल्यूजनल और इनह्यूमन डिसीजन है। ये द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है, रैकलेस और डिल्यूजन। न्यूयॉर्क टाइम, नेतन्याहू एमिंग टू कैप्चर गाजा सिटी रिस्क एंडिंग इन फैमिलियर डेडलॉक। इससे पहले जो नेतन्याहू ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स की हैं तो वैसे ही एक डेडलॉक में इसका नतीजा भी निकलेगा। और इसी बात को फिर हैरेट्स रिपोर्ट कर रहा है जो गार्डियन ने रिपोर्ट की। नेतन्याहू's गाजा टेक ओवर प्लान पुट्स इजराइल फर्मली ऑन द रोड ऑफ द परपेचुअल वॉर्स। ये वो रास्ता है जिसमें यह नहीं होगा कि एंड पर ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। इसमें यह होगा कि कई सालों की, कई दहाइयों की मजीद जंगें हैं जो चलती रहेंगी। जो फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल हमने कल आपके सामने रखा जिसमें सीनियर तरीन जो एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, वो लिखते हैं कि जब तक मिडिल ईस्ट में इनजस्टिस है और फलस्तीन का इशू हल नहीं होता, इतने जुल्म किया गया है, उसका इंसाफ नहीं होता, तब तक यहां पर कोई अमन नहीं होगा। अच्छा जी, इवन सम ऑफ नेतन्याहू's बैकर वॉर्न हिज न्यू गाजा ऑफेंसिव विल किल इजरायली हॉस्टेजेस। देखना इसका एक और बड़ा डेंजरस पहलू है, कैप्टिव्स मारे जाएंगे तमाम। तो जब कैप्टिव्स मारे जाएंगे तो मुआहदे का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। अभी तो मुआहदा होना है ना, एक्सचेंज डील होनी है, तो एक्सचेंज डील कैसे होगी जब कैप्टिव्स नहीं होंगे। तो नेतन्याहू तो हमेशा से इन कैदियों को मारना चाहता था, बल्कि हमास ने बड़ी मुश्किल से इनको बचा के रखा हुआ है। इवन 7 अक्टूबर के दिन इजराइल ने अपने लोगों को मारा। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि डिप्लॉय करने में कंप्रीहेंसिव जो प्लान है इसमें 5 महीने लग जाएंगे फोर्सेस को डिप्लॉय करने में। फलस्तीनी रेजिस्टेंस का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि ऑक्यूपेशन का जो प्लान है एक्सपोज हाइट ऑफ इजराइल क्राइसिस। भाई उससे कोई पूछे तो सही कि 22 महीने में उसने क्या किया है जो आज एक नया प्लान, 22 महीने से वो ऑक्यूपाई ही तो कर रहा है। तो दिस इज द हाइट ऑफ इजरायली टेंशन। ये उसका अंदरूनी जो क्राइसिस है दरअसल उसका सबूत है कि 22 महीने में उसकी क्या कामयाबी है, क्या वो दोबारा गजा को ऑक्यूपाई करेगा। डेस्परेट मूव बाय अ regime that has failed and is bent on the completing its war crimes। वो रिजीम जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है वो एक और डेस्परेट इकदाम जब उठा रही है। इजरायली मीडिया बता रहा है कि रफा में को बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है, इजरायली फौजी जब वहां पर मारे गए। और इजरायली मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट इमेजेस ये कंफर्म कर रही हैं कि बड़ा बिल्डअप मिलिट्री का गाजा के बॉर्डर्स पर देखा जा रहा है और फोर्सेस मोबिलाइज हो रही हैं। सैटेलाइट इमेजेस शो आइडिया ऑफ बिल्डिंग अप फोर्सेस फॉर पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन ऑफ गाजा। अब ये पता नहीं कितनी बार 22 महीनों में ये ग्राउंड इन्वेजन हो चुकी है, लेकिन अब ये एक अलग तर्ज की ग्राउंड इन्वेजन। और न्यूयॉर्क टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है कि स्टारवेशन की ओवरऑल सूरत हाल ये है कि अब खाना भेजना भी हर गुजरते दिन के साथ उनका सर्वाइवल नहीं कर सकेगा। स्टारवेशन इज स्प्रेडिंग इन गाजा एंड ट्रीटिंग इट विल नॉट बी इजी। इसको ट्रीट करना आसान नहीं होगा, इवन खाना भेज कर भी फिर सर्वाइवल मुमकिन नहीं बनाया जा सकेगा। इसी दरमियान इजरायली अमेरिकी मीडिया एक और चीज भी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल तो हुई है, लेकिन उसमें जनाब ट्रंप ने बड़ा गुस्सा किया है। जैसे आप देखिए, ट्रंप येल्ड एट नेतन्याहू इन कॉल ऑन गाजा एड, सेड एडवाइजर शोड हिम प्रूफ ऑफ हंगर। नेतन्याहू के ऊपर चिल्लाया, बड़ा गुस्सा किया ट्रंप ने कि मेरे पास सबूत आए हैं कि देखो वहां पर तो हंगर है, वहां पर तो स्टार्वेशन है। ट्रंप जो है वो गुस्सा किया उसने नेतन्याहू के साथ कि मेरे पास मुझे बताया गया कि वहां पर तो बड़ी भूख है, वहां पर तो स्टार्वेशन हो रही है। ये इजरायली और अमेरिकी मीडिया जब रिपोर्ट कर रहा है और लोग इसको बयान, यानी बहुत सारे मीडिया इसको रिपोर्ट कर ही जा रहा है कि वाह वाह, लेकिन ट्रंप तो इसको पसंद ही नहीं कर रहा, ट्रंप तो बड़ा गुस्सा कर रहा है। तो बहरहाल ये कलमिया है और अफसोस है, ठीक है ना। और ये फेक, यानी ट्रंप गुस्सा कर रहा है जनाब और उसको पता चला है कि गजा में स्टार्वेशन हो रही है और स्टीव विटकॉफ जो आकर गया वो अप्रूव करके गया इस सारे प्लान को। इसके साथ अल जज़ीरा का एक एनालिसिस देखिए कि इजराइल इसमें कामयाब होगा, क्या होगा, कैसे किस तरह मामला जाएगा। नेतन्याहू अपीयर्स लॉस्ट डिस्पाइट सीरीज ऑफ विक्ट्रीज। नेतन्याहू जो वो हार चुका है। नेतन्याहू जो है यूज्ड टू विन बैटल्स हैविंग सुपीरियर मिलिट्री फोर्सेस, के उसके पास चूंकि सुपीरियरिटी है तो वो हमेशा डोमिनेट करता था। और इस 22 महीनों में अगर देखें तो उसकी क्या कामयाबी है कि उसने अपना जो कोalition है उसको मेंटेन रखा है और डिवाइड किया है ऑपोजिशन को, कंट्रोल किया है वेरियस विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमेरिकी सपोर्ट को बरकरार रखा है। लेकिन जब बात आती है गजा की बुनियादी लड़ाई तो वहां पर जारी, तो गजा में ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। 1,20,000 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, 61,000 लोग वहां पर मारे गए हैं, 2 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए हैं, 90% स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, बट ही इज स्टिल अनएबल टू डिक्लेयर विक्ट्री। इतना कुछ करने के बाद वो विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर सका। ही इज स्टिल नॉट एबल टू इंपोज अ सीज फायर एंड ही स्टिल डज नॉट हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी। व्हाई डज ही डू?
इफ ही पुल्स आउट नाउ, अगर वो इस वक्त पुल आउट करे, ही इज गोइंग टू बी सीन एज अ मैन हु डिस्ट्रॉयड गाजा। उसको वो शख्स के तौर पर देखा जाएगा जिसने गजा को तबाह किया, बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग सिक्योरिटी बिकॉज हमास स्टिल सर्वाइव। लेकिन वहां पर कोई कामयाबी हासिल कर सका और हमास वहां पर मौजूद है, इज स्टिल फंक्शनिंग एंड विल टेक कंट्रोल ऑफ द गाजा इफ ही स्टेज। और अगर नेतन्याहू गाजा में स्टे करता है, ही इज गोइंग टू हैव द राथ ऑफ हिज जनरल्स हु हैव बीन वार्निंग हिम। तो अगर वो स्टे करता है तो उसको अपने जर्नलों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। रात यानी वो इसको वार्न कर रहे हैं कि यहां पर हमारी तबाही हो रही है, जो 600 जनरल्स वहां पर सामने आ गए। तो वैसे भी एक जेनोसाइडल और वॉर क्रिमिनल का अंजाम और इख्तिताम किस पर होगा? तो एक इबरतनाक अंजाम पर ही होगा। वहां पर नज़ीम जो एप्स्टीन स्कैंडल है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि ट्रंप के लिए वो मामला खत्म नहीं हो रहा। ये एक ऐसा स्कैंडल है कि जिसमें नई एडिशंस होती चली जा रही हैं और वो मामला अलाइव है। यानी होता है एक वाकया हुआ उसको लोग भूल गए, नहीं, इसमें नई नई सबूत आते चले जा रहे हैं। और अब जरा देखिए टेलीग्राफ क्या लिख रहा है। टेलीग्राफ ने एप्स्टीन का एक करीबी तरीन शख्स जो 18 साल उसके साथ रहा, उसका इंटरव्यू छाप दिया है और उसने कहा है कि मैं 18 साल एप्स्टीन के साथ था। देयर इज नो वे ही किल्ड हिमसेल्फ। उसने कहा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एप्स्टीन ने जेल में खुद को मार लिया। एप्स्टीन जो है इसने 2019 में जब ट्रंप ही का दौर था तो खुदकुशी रिपोर्टर ली कि उसने अपनी जान खुद ले ली, और उसमें भी एक झोल है। वो हाई सिक्योरिटी प्रिजन में था और यानी कि कैमरा लगा हुआ था और 24 घंटे उसकी निगरानी होती थी। लेकिन जिस समय वो अपनी जान ले रहा है वो 1 मिनट की जो फुटेज है वो गायब है, उसमें भी यानी झोल है, वो 1 मिनट की फुटेज गायब है। तो अब उसका इंटरव्यू टेलीग्राफ ने छाप दिया है उसके करीबी तरीन साथी का। उसने कहा कि मैं यकीन कर ही नहीं सकता कि ये बंदा अपनी जान खुद लेगा, मैं उसको जानता हूं, 18 साल में मैं उसके साथ रहा हूं। तो दो ही चीजें जो मसला है कि एक ये कि उसने खुद को मारा या किसी ने उसको मारा, ये क्राइम हो गया ना। दूसरा ये है कि जो कम उम्र बच्चियां हैं और बच्चे भी उसमें शामिल हैं, उनके साथ जो जिनसी ज्यादती होती रही वो एक क्राइम है। तो उसमें आप देखें कि उधर न्यूयॉर्क टाइम ने मजीद एविडेंसेस जारी कर दिए हैं। उसका जो मैनहट्टन के अंदर उसका घर था उसके अंदर मजीद सबूत उनको हासिल हुए। एप्स्टीन स्कैंडल एक्सपेंड्स विद रिलीज ऑफ लेटर्स फ्रॉम पब्लिक फिगर्स। उसमें डिफरेंट एविडेंस मिले हैं कैसे बड़े लोगों ने उसको खत भेजे और क्या क्या वहां पर होता रहा। मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क टाइम ने अनसीन लेटर्स और फोटोग्राफ जो जारी कर दिए हैं जिसमें फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ओहद बराक भी शामिल है, बड़ा एक फिल्म मेकर वुडी एलन वो भी इसके अंदर जब शामिल है, और टकर कार्लसन, ये सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें इजराइल शामिल है। इजरायली जब मुसाद और इजरायली प्राइम मिनिस्टर और हाई ऑफिशियल्स इसके घर हर वक्त मौजूद होते थे तो वो इल्जाम लगा रहे हैं। तो अब नाम उनका आ रहा है, यानी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर और मुसाद ये सारे लोगों का नाम आ रहा है। और उन्होंने कहा कि बिल क्लिंटन, ट्रंप, ये इन सब लोग उसके अंदर जब शामिल थे। और एक लेटर जो न्यूयॉर्क टाइम ने शाया किया है वो इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उसकी बीवी का है, जो एप्स्टीन की बहुत तारीफ कर रहे हैं और उसको कलेक्टर ऑफ अ पीपल कह रहे हैं कि वो शख्स जो बहुत सारे लोगों को जमा कर लेता है और ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, जिसको हर किसी के राज पता है। और फिर वो डिटेल लिखते हैं कि वहां पर पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, टीचर्स, मैजिशियंस, कॉमेडियंस, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट एंड रॉयल्टी, यानी रॉयल जो तबका है वो भी वहां पर आता था। और ये जो रेवलेशंस हैं शेड फर्दर लाइट ऑन द डेप्थ ऑफ एप्स्टीन कनेक्शंस एंड द ट्रबलिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ हिज सोशल स्टेटस विद एलीट सर्कल्स, डिस्टर्बिंग ग्लिम्स इनसाइड एप्स्टीन इनर सर्कल। यानी आप देखें कि कोई तबका वहां पर बचा नहीं है, साइंसदानों से लेकर, टीचर से लेकर, जर्नलिस्ट से लेकर, रॉयल्टी, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल्स, ये सारे जनाब वहां पर आते थे। तो वो तो कह रहे हैं कि मतलब एप्स्टीन का मामला उसमें इतना कुछ छुपा हुआ है कि वो उसमें लोगों का तशस्सुस बढ़ता चला जा रहा है। तो वो बहरहाल एक मसला है जो वहां पर चल रहा है। ट्रंप आगे पीछे उसको तवज्जो हटाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो मसला चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज रखा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।